प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप हमें देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आज जो हम लोग पढ़ने वाले दैट इज केपीके फर्स्ट ईयर फिजिक्स और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग काम कर रहे हैं और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एनर्जी। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एनर्जी टॉपिक। जरा और से लीजिए। द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज एनर्जी। अच्छा, एनर्जी बेसिकली आप कैसे डिफाइन करते हो? आप कहते हो द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क, या आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आप इसको यूं डिफाइन कर लेंगे कि द एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क कॉल्ड एनर्जी। उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी। ठीक हो गया? अब जरा गौर से देखें कि एनर्जी के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। जनरली हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट मैप ड्रा करता हूं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम चलेंगे। ठीक है, एनर्जी के लिए अगर हम कॉन्सेप्ट मैप ड्रा करेंगे, अच्छा, एनर्जी हमारे पास दो तरह की, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। एक को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और दूसरे को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहते हैं कि द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी due to motion of a body called kinetic energy, उसको हम लोग kinetic energy कहते हैं। अच्छा, अब kinetic energy के लिए हमारे पास जो equation है that is kinetic energy is equal to 1/2 mv square। यहाँ पर ये m mass of the body है, v velocity of the body। अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग दो मजीद सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग दो मजीद सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरे को कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। याद रखिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में बॉडी मोशन करेगा। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी होता है, दोनों ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी होता है, लेकिन पाथ का डिफरेंस है। आप कहेंगे कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की वजह से होता है। मोशन तो है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो इस तरह की एनर्जी को हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मोशन तो होता है लेकिन पाथ कौन सा होता है? रोटेशनल पाथ होता है। आप कहते हैं कि मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ, पाथ क्या होना चाहिए? पाथ जो है रोटेशनल होना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। अब इसकी क्या एग्जांपल मैं लिख सकता हूं? आप कह सकते हैं ब्लॉक पुश्ड, मेरे पास एक ब्लॉक था और उसको मैंने पुश्ड किया, सामने ब्लॉक पड़ा हुआ, मैं उसको पुश कर रहा हूं तो बॉडी मोशन तो कर रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। और रोटेशनल की क्या एग्जांपल हो सकती है? आप कहते हैं मोशन ऑफ डिस्क, आपके पास कोई डिस्क है और वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। मोशन ऑफ अ फैन रोटेशनल में आता है, ठीक है। फैन लिख लें या डिस्क वगैरह, आप बहुत सारी एग्जांपल लिख सकते हैं। आ जाते हैं जरा पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, हाइट, कंप्रेशन, एलोंगेशन, स्ट्रेचनेस, बेंडिंग, इन सब की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। आप कहते हैं द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, हाइट, कंप्रेशन, एलोंगेशन, स्ट्रेचनेस, बेंडिंग, इन सब को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, height, compression, due to position, height, compression, elongation, stretchness, bending, called potential energy। उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होता है? mgh के इक्वल होता है। और अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के सब टाइप्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास सब टाइप्स हैं। हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू सब टाइप्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग दो क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू हाइट, अगर कोई बॉडी किसी सर्टेन हाइट के ऊपर मौजूद हो, उस टाइम उसके अंदर जो एनर्जी पोजेस्ड होती है वो हम लोग क्या कहेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल अ स्टोन लेइंग ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ के हेड के ऊपर एक स्टोन पड़ा हुआ है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, सही है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे द एनर्जी possessed in a body due to attaining height, height पर जाने की वजह से, due to attaining height, called gravitational potential energy। उसको हम लोग gravitational potential energy कहेंगे। For example, a stone laying at the top of a hill, टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ के हेड के ऊपर कोई स्टोन पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच इज पोजेस्ड इन अ सिस्टम ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी। आप कह लें कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब आपके पास किसी बॉडी को आप बेंड करते हैं, किसी बॉडी को कंप्रेस करते हैं, किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, किसी बॉडी को मोड़ते हैं, एलोंगेट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, बेंड करते हैं, इसकी वजह से जो एनर्जी बॉडी के अंदर आ जाती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लगा आपके पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? उस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने की वजह से स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक स्प्रिंग है, उसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, खींच रहा हूं, सही हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ रहे हैं आप? एक रबर बैंड है, उसको मैं ऊपर नीचे फोल्ड कर रहा हूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हैं?
आपकी घड़ी के अंदर जो नीडल लगा हुआ है, आपकी घड़ी के अंदर जो नीडल लगा हुआ है उसमें भी छोटी सी स्प्रिंग है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि द एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन, कंप्रेस करने की वजह से, कंप्रेशन, elongation, stretchness and bending called elastic potential energy। उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग ऑफ अ वॉच, घड़ी के अंदर जो स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब हम जरा चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? याद रखें कि एनर्जी के हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, दूसरे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, एनर्जी के हमारे पास कितने फॉर्म्स होते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अभी हम लोग उसको कर लेते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं या एनर्जी हमें कहां से मिल सकती है। ठीक है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि एनर्जी क्या थे, उसके टाइप्स क्या थे, सब टाइप्स क्या थे, एग्जांपल्स क्या थी। अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। एनर्जी आपको कहां से मिल सकते हैं, किन सोर्सेज से आपको एनर्जी मिल सकती है। याद रखिए हमारे पास एनर्जी के बेसिक दो रिसोर्सेज हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है? चले हम देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अगर आप देखें तो ये दो वर्ड से निकला है, री और नेवेबल। री मतलब दोबारा, ठीक है, री मतलब दोबारा, नेवेबल मतलब टू ऑब्टेन अगेन। वो एनर्जी रिसोर्स जिसको आप बार बार ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कह सकते हैं। सही हो गया। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें बार बार ऑब्टेन नहीं हो सकते या उसको हम लोग बार बार रिफ्रेश्ड, रीयूज्ड नहीं कर सकते। कैसे? आप कहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर सच टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रीयूज्ड, रिफ्रेश्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सन से रेज आ रही हैं, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिफरेंट आपके पास फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं जो कि सोलर सेल्स का भी काम करते हैं। आपको सोलर एनर्जी ले लेते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं। अब आपका क्या ख्याल है, सोलर एनर्जी जाया हो रही है, खत्म हो रही है? नहीं। इसी तरह विंड एनर्जी, आपने देखा होगा कि विंड एनर्जी हमारे पास क्या है, हवाएं चल रही होती हैं, वो फैन रोटेट हो रहा होता है, उसके नीचे हम लोगों ने जनरेटर लगाया हुआ होता है, तो उस विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, इसके अलावा आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, जो वेव्स आ रही होती है, ओशियन वेव्स, ठीक है, ये आकर क्या करते हैं, आज ही मोशन प्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी के अंदर, उसको फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं। इसी तरह सोलर है, टाइडल है, जियोथर्मल है, एनर्जी फ्रॉम वेव्स है, हवाएं चलने की वजह से, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम बायोमास है, जो फॉसिल्स की वजह से एनर्जी आ जाती है। ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की एग्जांपल है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होंगे? जो कि वन टाइम यूजेबल हो, जो कि वन टाइम यूजेबल हो। अब ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी, हमारे पास ये क्या है? These all are one time usable energy। अब ऑयल को जरा देखते हैं। अर्थ
में ऑयल मौजूद है, आप निकाल रहे हो, गाड़ी में डाल रहे हो, खत्म हो रहा है, आपका क्या है, दोबारा से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है अंदर? नहीं, क्योंकि ये ऑयल तो कोई एक दिन में नहीं बन रहा होता ना, ये तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर के अंदर बना हुआ होता है। ये जो पेट्रोलियम है, इट इज अ ब्लैक थिक डार्किश लिक्विड जो कि सेडिमेंटेड रॉक से निकलता है, चट्टानों से निकलता है, सेडिमेंटेड रॉक्स, ठीक है, उसके नीचे से निकलता है। इट इज बेसिकली थिक, वेरी वेरी डार्क थिक लिक्विड। पेट्रोलियम इज अ वेरी प्लूरल नाउन, सही। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। पेट्रोल के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल भी होता है, केरोसिन ऑयल भी होता है, वैक्स भी होता है, हाँ जी, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फिर इस पेट्रोलियम की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, वन बाय वन एक एक कंपोनेंट को अलग करवाते हैं, हीट देकर फर्नेस के अंदर। फर्नेस में पेट्रोलियम डाल देते हैं, उसको हीट कर रहे होते हैं, हर टेम्परेचर पे अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पेट्रोलियम से एक कंपोनेंट निकल जाता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूसरा कंपोनेंट निकल जाता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे तीसरा कंपोनेंट, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे चौथा कंपोनेंट, इसी तरह हर कंपोनेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर निकलता जाता है। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। आप पेट्रोलियम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वन बाय वन निकाल रहे होते हो, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, सही। सो आप बात कर रहे थे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, तो ऑयल आप अर्थ से निकाल रहे हो, गाड़ी में डाल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, पेट्रोल खत्म हो रहा है, अब नीचे दोबारा तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि इसको बनने में तो मिलियन एंड ट्रिलियन ईयर लगे थे, सही हो गया। नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस आप यूज कर रहे हो, ठीक है, घरों में यूज करो। नेचुरल गैस जानते हैं, पाकिस्तान में नेचुरल गैस आपको मोस्टली मिलता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में नॉर्थ में एक जगह है, सुई नाम है उसका, सुई इज द नेम ऑफ अ प्लेस, उस जगह का नाम सुई है, वहां से ये गैस आ रहा होता है, ठीक है, इसीलिए आपके गैस के बिलों के ऊपर लिखा होता है सुई नॉर्दर्न गैस, सुई नॉर्दर्न, क्योंकि बलूचिस्तान नॉर्थ में है, वो जगह जो सुई है वो नॉर्थ के अंदर है, नॉर्थ वाले रीजन में, सही होगी, इसलिए इसको सुई नॉर्दर्न गैस भी कहा जाता है। और नेचुरल गैस के अंदर आपको पता है ज्यादातर मीथेन होता है, क्या होता है, मीथेन, और कुछ कंपोनेंट बाकी अदर गैसेस के हो सकते हैं। तो नेचुरल गैस को हम लोग CH4 से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दूसरा नाम मस्टर्ड गैस भी है, याद रखिए, इसका दूसरा नाम क्या होता है, मस्टर्ड गैस। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, नेचुरल गैस की कोई स्मेल नहीं होती, नेचुरल गैस की कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपके घरों में जो चूल्हा जल रहा है तो उससे गैस अगर लीक हो तो आपको तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। असल में जब ये नेचुरल गैस निकाल लेते हैं तो उसके अंदर एक एरोमेटिक कंपाउंड डाल देते हैं, ठीक है, उस गैस में एरोमेटिक कंपाउंड डाल देते हैं जिसका काम इची स्मेल प्रोड्यूस करवाना होता है, अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस करवाना होता है, ताकि अगर कहीं से गैस लीकेज वगैरह हो तो आपको पता लग रहा हो कि गैस लीकेज हो रही है कहीं से। नेचुरल गैस की अपनी कोई स्मेल नहीं होती, वो हम आर्टिफिशियली डालते हैं उसके अंदर जबरदस्ती, ताकि कहीं से अगर गैस लीक हो रही हो तो लोगों को पता लग सके और वो उसका फिर इलाज कर सके, समझ रहे हैं आप। अच्छा, तो इसी तरह कोल पहाड़ों से निकलता है, पहाड़ों से आप कोल निकाल रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, खत्म हो रहा है, अब क्या है, पहाड़ पे दोबारा से कोल पैदा हो रहा है, नहीं। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि वन टाइम यूजेबल होते हैं, एक बार यूजेबल होते हैं, बार बार नहीं रिफ्रेश कर सकते, रीयूज कर सकते। लेकिन जहां तक ताल्लुक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का है, उसको आप बार बार रिफ्रेश कर सकते हो और बार बार रिन्यू कर सकते हो। लाइक एनर्जी जो आती है बायोमास से, एनर्जी फ्रॉम वेव्स, जियोथर्मल, टाइडल, सोलर, विंड वगैरह, ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की एग्जांपल्स हैं। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, आप यूं डिफाइन कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को कि, ठीक है, दोज एनर्जी resources which can be reused, refreshed, called renewable energy resources, उसको हम renewable energy resources कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, such type of energy resources which are once used, which cannot be refreshed या reused again and again,
called non-renewable energy resources. तो आप कहेंगे the energy resources which cannot be reused or refreshed called non-renewable एनर्जी रिसोर्सेज। सही हो गया। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जरा और से देखिए। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं दे आर ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की एग्जांपल है एनर्जी फ्रॉम बायोमास, एनर्जी फ्रॉम वेव्स, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। राइट, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपने सर्कल के अंदर शेयर भी कर दिए होंगे। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा 0300 9793 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए और सर्च बार में लिखिए शहरोज_अब्दुल्ला, हमारी आईडी भी आ जाएगी। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी, आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। सर्च बार में लिखिए शहरोज अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस, हमारा एक पेज आ जाएगा, उसको लाइक कीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा और साथ में फॉलो भी कीजिएगा और अपने सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।